आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो कि लगभग पिछले 72 सालों से एक पहेली बनी हुई है। पुलिस को आज भी उस मुजरिम की खोज है जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया। न जाने कितने ही जहीन दिमागी पुलिस अफसर, डिटेक्टिव और यहाँ तक कि अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट FBI के कई अफसरों ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो कातिल कौन है, ये आज 72 सालों के बाद भी एक राज बना हुआ है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के कत्ल की कहानी है जिसे जिंदा रहते हुए वो कामयाबी, वो शोहरत हासिल नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी और जिसके लिए वो कोशिश कर रही थी, जो कि उसे उसकी मौत के बाद हासिल हुई। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे केस है जिसे मीडिया ने इतनी तवज्जो दी कि लगातार 4 महीनों तक उस खबर को हर अखबार के फ्रंट पेज पर छापा गया। ये अमेरिका के 22 साल की ऐसी लड़की की कहानी है जिसका सपना था कि वो हॉलीवुड में काम करे और एक कामयाब एक्ट्रेस बने। ये कहानी अपने आप में अलग इसलिए भी है क्योंकि इस केस की छानबीन के दौरान अलग अलग वक्त में लगभग 60 लोग पुलिस के पास आए और कहा कि ये कत्ल मैंने किया है। ये भी एक हैरानी वाली बात है। बात 1947 की है, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 जनवरी 1947 को करीब सुबह 10 बजे बैटी बरसिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ लॉस एंजलिस के लीमेंट पार्क नाम के एक इलाके से गुजर रही होती है। जब वो लीमेंट पार्क के नॉर्थ एवेन्यू के पास पहुंचती है तो चलते चलते उसे अचानक अपने साइड की झाड़ी में एक लड़की लेटी हुई नजर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो थोड़ा और करीब जाकर देखती है तो उसे एक बेहद ही खूबसूरत एकदम सफ़ेद लड़की नज़र आती है। उसे लगता है कि वहाँ कोई मैनिक्विन पड़ी हुई है जिसे किसी ने वहाँ लाकर फेंक दिया है। तब वो थोड़ा और पास जाकर देखने की कोशिश करती है तो उसकी चीख निकल जाती है और डर से बदहवास होकर वो वहाँ से भागती है। उसकी वजह ये थी कि उसने जो वहाँ देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। उसने देखा कि झाड़ी के पास एक लड़की है जो कि लेटी हुई है। उसके सर से कमर तक का हिस्सा अलग पड़ा हुआ है और कमर से नीचे का हिस्सा वहीं पे दूसरी जगह पड़ा हुआ है। यानी एक डेड बॉडी के 2 हिस्से वहाँ पड़े थे, पर अलग अलग जगह पर। उसको जिसने भी मारा था उसने उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए थे, कमर से सर तक का हिस्सा एक तरफ और कमर से नीचे का हिस्सा एक तरफ। उसके बाद वो महिला फौरन वहाँ से भागती है और पास के एक घर से जाकर पुलिस को कॉल करती है। उसके बाद LAPD, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट फौरन वहाँ पहुँचती है। लाश को देखने के बाद वहाँ की पुलिस भी दंग रह जाती है। उस लाश की एक खास बात यह थी कि उस लाश के 2 टुकड़े तो किए गए थे, मगर खून का एक भी बूंद वहाँ पर नहीं था। लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उस लाश के सीने और जांघ पर कई कट्स के निशान थे और उसके चेहरे पर होठ के कोने से लेकर कान तक दोनों तरफ एक कट का निशान बनाया गया था, जैसे कोई स्माइली फेस बनाने की कोशिश करता है। उसके घुटने पर से भी एक मांस का टुकड़ा काटा गया था, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसा उसकी पहचान छुपाने के लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक गुलाब का टैटू बना हुआ था। उसकी बॉडी से कुछ अंग भी निकाल लिए गए थे और सारा खून निकालकर बॉडी को अच्छी तरह पानी से साफ भी किया गया था। इससे पुलिस के लिए एक बात तो साफ थी कि इसका कत्ल कहीं और किया गया है और बाद में बॉडी को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि मर्डर से पहले उसका बलात्कार भी किया गया था और उसके गले, हाथ और घुटनों पर रस्सी के निशान मिले, जिससे ये बात साबित होती है कि मर्डर से पहले बांधकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और बॉडी मिलने से तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो जो सबसे पहले उनका मकसद था वो थी लाश की पहचान करना, पर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और सिर्फ 60 मिनट के अंदर उसकी पहचान सामने आ गई। और उसके 2 कारण थे। पहला कि उसने एक बार किसी आर्मी विंग में जॉब के लिए अप्लाई किया था और दूसरा कि 1943 में उसे एक बार पुलिस ने अंडर एज ड्रिंकिंग के लिए अरेस्ट किया था। तब उसकी उम्र 19 साल थी, क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक आप जब तक 21 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ड्रिंक नहीं कर सकते। उसके बाद उसे वार्निंग देकर और कुछ फाइन देने के बाद छोड़ दिया गया। तो पुलिस के पास उसके सारे फिंगरप्रिंट्स और डाटा उनके रिकॉर्ड्स में मौजूद थे। उसके बाद उस लड़की की पहचान सामने आती है। उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट, 22 साल की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की। उसके बाद ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लगातार 4 महीनों तक
यही खबर छापी गई। उसके बाद पुलिस ने और छानबीन की तो पता चला कि एलिजाबेथ का जन्म साल 1924 में बॉस्टन में हुआ था और ये 5 बहनें थी। एलिजाबेथ इनमें से तीसरे नंबर की थी। इसके पिता क्लियो शॉर्ट एक गोल्फ पार्क में काम करते थे। जब एलिजाबेथ 5 साल की थी तब इसके पिता ने इन लोगों को छोड़ दिया और लॉस एंजलिस आ गए। उसके बाद इनकी माँ फीबी शॉर्ट ने इन लोगों को पाला। पिता के जाने के बाद इन लोगों का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। कभी कभी इन लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। बचपन से ही एलिजाबेथ का सपना था कि वो बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बने, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, या फिर आर्मी के लिए काम करे। इसलिए उसने आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। जब वो 15 साल की थी तब एलिजाबेथ ने अपने फादर को एक लेटर लिखा और उनसे पैसे मांगे। उसके पिता उसको पैसे भेजते हैं। फिर उसके बाद वो कैलिफोर्निया आ जाती है अपने फादर के पास। पर फिर उन दोनों की बनी नहीं और एलिजाबेथ ने अपने फादर का घर छोड़ दिया और वहीं कहीं और रहने लगी और एक बार में वेट्रेस का काम करने लगी। क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी तो वो खाने के लिए रोज़ नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी और वो बहुत ही आज़ाद ख्यालों की थी। उसका ये रोज़ का काम था कि नए नए बॉयफ्रेंड बनाना, उनके साथ घूमना, शराब पीना और हॉलीवुड में फिल्मों के लिए ऑडिशन देना। क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी तो उसे बॉयफ्रेंड ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। इसी बीच उसकी एक रिलेशनशिप भी सामने आई जो कि काफ़ी दिनों तक चली। जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था वो यूएस आर्मी एयरफोर्स में एक अफसर था। उसका नाम था मैथ्यू माइकल गॉर्डन। इन दोनों के बीच काफ़ी दिनों तक एक अच्छी रिलेशनशिप चली और मैथ्यू ने एलिजाबेथ को एक लेटर में शादी के लिए प्रपोज भी किया था और एलिजाबेथ ने तुरंत उसका जवाब हाँ में दिया था। पर बाद में एक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो जाती है। एलिजाबेथ के कत्ल के बाद पुलिस ने मैथ्यू के परिवार वालों से भी इस बारे में बात की, पर उन लोगों ने इस रिलेशनशिप की बात को मानने से इनकार कर दिया। ये केस मीडिया में बहुत पॉपुलर हो गया था तो मीडिया ने एलिजाबेथ शॉर्ट को एक नया नाम दिया, क्योंकि वो ज़्यादातर काले रंग के कपड़े पहनती थी और अपने बालों में डालिया नाम का एक खूबसूरत फूल लगाया करती थी। इसलिए उसे जो नाम दिया गया वो था द ब्लैक डालिया। इसके बाद ये नाम पूरे अमेरिका में फैल गया। कई लोग कहते हैं कि 1946 में एक बहुत ही पॉपुलर मूवी आई थी जिसका नाम था द ब्लू डालिया। शायद इस वजह से भी उसका ये नाम पड़ा। इसी बीच पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। बस उनकी पड़ताल में एक ही चीज़ साबित हुई थी कि जिसने भी ये मर्डर किया है वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही है। क्योंकि जिस तरीके से बॉडी को 2 भागों में काटा गया था और उसके फेस पर बड़ी ही सफाई से जो कट का निशान बनाया गया था वो एक सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था और ये काम कोई प्रोफेशनल सर्जन ही कर सकता है। उसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एफबीआई को भी इस केस में शामिल किया गया। एफबीआई ने भी सब कुछ खंगाल लिया पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला। एफबीआई ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के लगभग 300 मेडिकल स्टूडेंट से बात की कि कहीं उन्हें कोई कनेक्शन मिल जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मीडिया जिस तरीके से इस केस को हाईलाइट कर रही थी उसकी वजह से इस केस को सॉल्व करना लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और एफबीआई के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा था। उसके बाद पुलिस के पास अचानक से अलग अलग वक्त में लोग आने लगते हैं और कहते हैं कि ये कत्ल मैंने किया है। पुलिस को भी लगता है कि चलो अब ये केस सॉल्व हो जाएगा। पर जब उन लोगों के बयान दर्ज किए गए और पड़ताल की गई तो उन लोगों के टाइम, उनकी लोकेशन उस केस के हिसाब से मैच नहीं हुए और फिर बाद में पुलिस को उन लोगों को छोड़ना पड़ा। ऐसे लगभग 60 लोग पुलिस के पास आए। बाद में पता चला कि वो लोग सिर्फ पॉपुलर होने और ताकि न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर छपे इसलिए आते थे। और ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि इसी बीच लॉस एंजलिस के न्यूज़पेपर के पास एक कॉल आता है और वो कहता है कि आप जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो कातिल मैं हूँ और मैंने ही ब्लैक डालिया का खून किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको एक कुरियर मिलेगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा। उसके बाद 23 फरवरी 1947 को बॉडी मिलने के 9 दिन बाद उस न्यूज़पेपर के पास एक कुरियर आता है जिसमें वो कातिल एलिजाबेथ शॉर्ट के कुछ पर्सनल चीज़ें भेजता है। उस कुरियर में एलिजाबेथ की कुछ तस्वीरें, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बिजनेस कार्ड और एक एड्रेस बुक था जिसमें से कुछ पेज गायब भी थे। उसके बाद ये बात एफबीआई को बताई जाती है और एफबीआई उन सभी चीज़ों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज देती है और उस एड्रेस बुक में लिखे गए लगभग 75 सस्पेक्ट को पुलिस उठा के पूछताछ करती है। पर इसमें भी पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।
ज़्यादातर लोगों का कहना था कि वो ब्लैक डालिया से कुछ समय के लिए ही मिले थे। कोई उसे डेट पर मिला था तो कोई बार में। उसके बाद वो कातिल एक लेटर और भेजता है जिसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बाद में ऐसे 13 लेटर्स वो पुलिस के पास भेजता है और सभी लेटर से पेट्रोल की मदद से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए थे। मगर एक लेटर में फोरेंसिक टीम को फिंगरप्रिंट मिलता है और बाद में उस फिंगरप्रिंट को सारे सस्पेक्ट से मिलाकर देखा गया, पर किसी से भी वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और बाद में ये लेटर आने का सिलसिला भी खत्म हो गया और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ गया। आज लगभग 73 साल हो गए हैं इस केस को, पर पुलिस को कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला उस कातिल के बारे में। पिछले 73 सालों में जो भी पड़ताल हुई उनमें से 3 ऐसे सस्पेक्ट थे जो इसके गुनहगार हो सकते थे। पहला सस्पेक्ट था रॉबर्ट रेड मैनली, जो कि एक बिजनेसमैन था। वो ब्लैक डालिया से उसकी मौत से 1 महीने पहले ही मिला था और पिछले 1 महीने से इन दोनों की रिलेशनशिप चल रही थी। रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को एक डेट के लिए सैन डिएगो बुलाया था। डेट खत्म होने के बाद रॉबर्ट एलिजाबेथ को अपनी गाड़ी से 9 जनवरी 1947 को शाम को लगभग 6 बजे लॉस एंजलिस के एक बिल्टमोर होटल में छोड़ता है। और ये आखिरी दिन था और आखिरी जगह जब एलिजाबेथ को किसी ने भी जिंदा देखा था। उसके 7 दिन बाद उसकी लाश लीमेंट पार्क में मिलती है। उसके बाद FBI ने रॉबर्ट को उठाया और पूछताछ की और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया, पर वो उसमें पास हो गया। पुलिस को लगा कि रॉबर्ट ने ही 9 से 15 तारीख तक उसे कहीं रखकर टॉर्चर किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। 1954 में उसका नारकोटिक टेस्ट भी कराया गया और वो इसमें भी क्लियर हो गया और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि 9 जनवरी 1986 को उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, ठीक उसी तारीख को जिस दिन ब्लैक डालिया को आखिरी बार देखा गया था। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। 1997 में एक डिटेक्टिव का इंटरव्यू किया गया जिसका नाम था राल्फ एस्टेल, जो कि इस ओरिजिनल केस के आखिरी डिटेक्टिव थे। उनके इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने उस कातिल को ढूंढ लिया था जो कि दूसरा सस्पेक्ट था और जो इस कत्ल का गुनहगार हो सकता था। डिटेक्टिव ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उसने ब्लैक डालिया की बॉडी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर ही कातिल को ढूंढ लिया था। उसे कुछ टिप्स मिले थे कातिल के बारे में और उसे अपने सोर्स से ये भी पता चला कि जिस रात वहां पर लाश फेंकी गई थी उस रात वहां पर एक काले रंग की कार देखी गई थी और उस कार को बाद में उसने ढूंढ भी लिया था, जिसे छुपाने के लिए कार मालिक ने उसे दोबारा से पेंट भी कराया था। पर क्योंकि उसके पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे, बस कुछ टिप्स के अलावा, इसलिए वो उस कातिल तक पहुंचने में असंभव रहा। पर उसने ये दावा किया कि उस रात जिस आदमी को देखा गया था और जिसकी वो कार थी वो ही ब्लैक डालिया का असली कातिल था। अब तीसरा और सबसे अहम सस्पेक्ट था डॉक्टर जॉर्ज होडेल। इस केस की तफ्तीश के दौरान कई बार जॉर्ज होडेल से पूछताछ की गई, पर सिर्फ स्टीव होडेल के अलावा किसी ने भी पुख्ता तौर पर उसे ब्लैक डालिया का कातिल नहीं माना। स्टीव होडेल उन डिटेक्टिव में से था जिसने इस केस पर काम किया था। वो लगभग 300 से ज़्यादा केस पर काम कर चुका था। 1999 में स्टीव होडेल ने एक किताब लिखी और उसमें दावा किया कि ब्लैक डालिया का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता डॉक्टर जॉर्ज होडेल ही है। और इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था उसका डॉक्टर होना। उसका पिता जॉर्ज होडेल एक बहुत ही अमीर डॉक्टर था और लॉस एंजलिस में उसका एक अपना प्राइवेट क्लिनिक भी था। उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम भी बना रखा था जहाँ पर वो लोगों का इलाज करता था और उस रूम में बिना उसकी इजाज़त के किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। हालांकि वो एक प्रोफेशनल सर्जन नहीं था, पर उसने कई मेडिकल कॉलेज से सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी। 1991 में डॉक्टर जॉर्ज होडेल के मरने के बाद उसके बेटे को उसके सामान में से 2 तस्वीरें मिली थी जो कि उसे लगता था कि वो ब्लैक डालिया की फ़ोटो है। बाद में उन फोटो को फॉरेंसिक एक्सपर्ट से दिखाया गया तो उन्होंने 85% तक दावा किया कि ये एलिजाबेथ की तस्वीर नहीं है। पर 2014 में एक अलग एक्सपर्ट ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से ये साबित किया कि 90 से 95% तक ये एलिजाबेथ शॉर्ट की ही तस्वीर है। ये फोटो मिलने के बाद स्टीव होडेल ने इस केस के बारे में और ज़्यादा छानबीन करी तो उसे पता चला कि उसके पिता जॉर्ज होडेल और ब्लैक डालिया के बीच लव रिलेशनशिप थी और एक बार वो दोनों डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक होटल में साथ भी देखे गए थे। स्टीव होडेल ने दावा किया कि जॉर्ज होडेल ने ब्लैक डालिया के मर्डर के 3 हफ्ते बाद 10 फरवरी 1947 को जीन फ्रेंच नाम की एक और लड़की का मर्डर किया था। उसकी मौत का कारण भी बिल्कुल ब्लैक डालिया जैसा था और उसकी बॉडी भी एक पार्क में खाली जगह पर मिली थी
और उसकी बॉडी पे लाल रंग की लिपस्टिक से 2 अल्फाबेट लेटर BD लिखा हुआ था, जो कि शायद ब्लैक डालिया को इंडिकेट कर रहा था। बाद में उस शब्द BD को कई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को दिखाया गया और काफ़ी एक्सपर्ट ने यह माना कि वो हैंड राइटिंग सेम उस हैंड राइटिंग से मैच होते हैं जो लेटर्स कातिल ने पुलिस के पास भेजे थे। एक जगह उसने ये भी दावा किया कि डॉक्टर जॉर्ज होडल ने 9 जनवरी 1947 को अपने घर की मरम्मत कराने के लिए बजरी की कई बोरियां मंगाई थी, ठीक एक हफ्ते पहले, जिस दिन आखिरी बार एलिजाबेथ शॉर्ट को देखा गया था। और पुलिस के मुताबिक ये बात भी पता चली कि ब्लैक डालिया की बॉडी के पास उन्हें कुछ खाली बोरियां भी मिली थी, जो कि शायद उस लाश को वहां लाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। जॉर्ज होडल के पास एक काले रंग की 1936 पैकर्ड कार भी थी, जो कि बिल्कुल सेम कार थी जो उस रात वहां पर देखी गई थी। स्टीव ने यह भी बताया कि जॉर्ज होडल का एक दोस्त था मैन रे नाम का, जो कि एक आर्टिस्ट था, और जिस हालत में ब्लैक डालिया की लाश मिली वो मैन रे की कुछ पेंटिंग से प्रभावित थी, और जॉर्ज होडल भी एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो क्या ब्लैक डालिया का जैसे मर्डर हुआ और उसकी बॉडी जिस हालत में पाई गई वो क्या सिर्फ जॉर्ज होडल के आर्टिस्ट बनने की सनक का एक एक्सपेरिमेंट था? ये आज भी एक राज बना हुआ है। स्टीव होडल की एक छोटी बहन थी तमार होडल। उसने एक बार जॉर्ज होडल पर यौन शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया था, पर सबूतों के अभाव में कोर्ट ने जॉर्ज होडल को इन आरोपों से बरी कर दिया। उसके बाद 1950 में जॉर्ज होडल लॉस एंजलिस छोड़ फिलीपींस में बस गया, और ठीक उसके 17 साल बाद 1967 में मनीला फिलीपींस के एक पार्क में खाली जगह पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, सेम जैसे ब्लैक डालिया की मिली थी। और जहां वो बॉडी मिली थी उससे महज आधा किलोमीटर दूर जॉर्ज होडल का घर था, जहां वो फिलीपींस में रहा करता था। इसे सिर्फ एक संयोग नहीं कहा जा सकता। बाद में एक न्यूज़ रिपोर्टर ने भी इस केस को स्टडी करने का फैसला किया, तो उसे केस की जो फाइलें दी गई उसमें सारे सस्पेक्ट की तस्वीर लगी थी, और जो फोटो पहले पेज पर लगी थी वो थी डॉक्टर जॉर्ज होडल की। उसे ये भी पता चला कि जॉर्ज होडल जब तक अमेरिका में था LAPD उसकी जासूसी करवा रही थी, और पुलिस ने उसके घर में माइक्रोफोन भी छुपा रखे थे ताकि उसकी बातों को सुन सके। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने लगातार 40 दिनों तक जॉर्ज की बातें सुनी थी, पर उस रिपोर्टर को वो रिकॉर्डिंग्स वहाँ नहीं मिली। बस उसे एक रिकॉर्डिंग क्लिप मिली जिसमें उसने जॉर्ज होडल को ये कहते पाया कि मान लो कि ब्लैक डालिया को मैंने ही मारा है, पर वो इसे कभी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए उन्हें मेरी सेक्रेटरी से बात करनी होगी, और अब वो उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मर चुकी है। बाद में ये सारी बातें उस रिपोर्टर ने अपने अखबार में छापी। उसके बाद 1950 में पुलिस ने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचने के कारण इस केस को बंद कर दिया। उसके कुछ सालों बाद इस केस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन हुई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सारे सबूत, वो लेटर्स जो उस कातिल ने पुलिस को भेजे थे, और वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में पुलिस डिपार्टमेंट से गायब हो गए। उस वक्त LAPD के करप्ट होने की बात भी कई बार उठी, मगर उस केस का असली गुनहगार कौन है ये कभी पता नहीं चला। आज लगभग 73 साल हो चुके हैं, मगर उस कातिल का इंतजार पुलिस को आज भी है। अमेरिका के इतिहास में कुछ ही ऐसे केस हुए हैं जो कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे, और ब्लैक डालिया का केस भी उन्हीं में से एक है। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग भी चलने लगे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके हिसाब से ब्लैक डालिया का कातिल कौन है।